नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों के वितरण के दूसरे चरण का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक युगल समेत 68 पद्म पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और उपराष्ट्रपति भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने कहा, पद्म पुरस्कार विजेताओं का समाज में है उल्लेखनीय योगदान। गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री ने फिर भरी हुंकार। आतंकवाद को बताया पाकिस्तान की सोची समझी युद्ध रणनीति का हिस्सा। कहा, भारत उसी के अनुसार देगा जवाब। गांधीनगर से पीएम ने दी 5,500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। वैश्विक मंच पर भारत के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल साझेदार देशों में खोल रहे पाकिस्तान की पोल। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन ने भारत फ्रांस मैत्री समूह और विदेश मामलों एवं रक्षा समिति के सीनेटरों से की मुलाकात। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा सऊदी अरब। दिल्ली में विशेष अभियान के दौरान 88 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। 10 दिन के सघन वेरिफिकेशन ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए 142 अवैध बांग्लादेशी प्रवासी। सभी के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू। भारत में बनेगा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को मिली मंजूरी। स्वदेशी हथियारों को विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 68 विशिष्ट लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया और ये हस्तियां समाज के वे नायक हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और निष्ठा से राष्ट्र के सामने नए आदर्श गढ़े हैं। समाज के अलग अलग वर्गों और क्षेत्रों से आने वाले इन नायकों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्राप्त किया पद्म पुरस्कारों का सम्मान। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन एक बार पुनः देश की विशिष्ट हस्तियों को प्रदान किए गए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों का साक्षी बना। देश और समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोग जब अपनी असाधारण और विशिष्ट सेवा के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में एक नई लकीर खींचते हैं तो इससे न सिर्फ देश का मान और गौरव बढ़ता है बल्कि भावी पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लेकर देश सेवा के लिए प्रेरित होती है। भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला पद्म पुरस्कार देश के सबसे सम्मानित नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, साहित्य, उद्योग, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। वर्ष 2025 के लिए कुल 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। इनमें 23 महिलाएं, 10 विदेशी नागरिक और 13 मरणोपरांत हस्तियां भी शामिल हैं। पद्म पुरस्कारों के पहले चरण में 28 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71 विशिष्ट लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया था। दूसरे चरण में मंगलवार को राष्ट्रपति ने एक युगल समेत 68 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें 3 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 56 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया को लोक मामलों और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने वालों में जतिन गोस्वामी, कैलाश नाथ दीक्षित, साध्वी रितंभरा शामिल हैं, जबकि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विवेक देब्रॉय को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। वहीं समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देते हुए बांडा कृष्णा माडिका, डॉक्टर नीरजा भाटला, संत राम देसवाल और सैयद एनुल हसन समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री का सम्मान प्रदान किया गया। पद्म पुरस्कारों का दायरा समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है। साल 2016 में
पद्म पुरस्कारों के नामांकन प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव हुआ। अब सामान्य नागरिक भी नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी नामांकित कर रहे हैं। समाज के हाशिए पर रहकर अपने कार्यों से व्यापक बदलाव लाने वाले गुमनाम लोगों को अब पद्म पुरस्कारों से मिल रही है पहचान, जो दिखाता है कि सरकार पद्म पुरस्कारों को पीपल्स पद्म बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले एक दशक से समाज के हर क्षेत्र में अनगिनत जमीनी स्तर के नायकों को पीपल्स पद्म से सम्मानित किया गया है, जो इन पुरस्कार विजेताओं की जीवन यात्रा और समाज सेवा को राष्ट्रीय मंच प्रदान कर अनगिनत देशवासियों को प्रेरित कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और वहीं गांधीनगर से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पाकिस्तान को संदेश दिया कि अगर आतंकी हरकतें बंद नहीं की तो करारा जवाब मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से और गोली का जवाब गोले से। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत शांतिप्रिय देश है, युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर बेगुनाहों का खून बहा तो गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी पनाहगाहों को चुन चुनकर नेस्तो नाबूद किया, लेकिन पाकिस्तान तो बौखला उठा और खुलकर आतंकियों के साथ आ खड़ा हुआ। जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। गुजरात यात्रा के दूसरे दिन एक ओर जहां प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य, दक्षता और साहस की भरपूर सराहना की। गांधीनगर में ऐसे लोगों को भी जवाब दिया जो सेना की कार्रवाई पर ही सवाल उठाते हैं। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो उतर वाला दे रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का दंश भारत आजादी के बाद से लगातार सहता आ रहा है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 1947 में ही पाकिस्तान ने मुजाहिदीनों के सहारे भारत में घुसपैठ कराई थी और आज तक कुछ इसी तरह की हरकतें करता चला आ रहा है। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ, मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। और सरदार पटेल की इच्छा थी पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री ने सोमवार को कच्छ में भी कहा था कि भारत वसुधैव कुटुंबकम और प्रगतिशील देश है, युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन जो भारतीयों का खून बहाएगा उसका जवाब उसी की भाषा में जरूर दिया जाएगा। जो भी
भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। प्रायोजित आतंकवाद का ठिकाना बन चुके पाकिस्तान को अब यह समझ में आ जाना चाहिए कि भारत आतंक के किसी रूप को नहीं सहेगा। गांधीनगर से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं पीएम ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन गांधीनगर में गुजरात में शहरी विकास के सफल 20 वर्षों की गाथा के अवसर पर 5,500 करोड़ से अधिक की शहरी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया और शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ किया और साथ ही देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए देशवासियों से केवल भारत में बने उत्पादों के ही प्रयोग का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दूसरे दिन भी नजारा राष्ट्र प्रेम की भावना से भरा रहा। गांधीनगर में प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए उमड़ा जनसमूह हाथों में तिरंगे थामे हुए था। गांधीनगर में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के बाद पीएम ने अपने संबोधन में इस जज्बे को सराहा। पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सिंधु जल समझौते के प्रावधानों में देश के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। इसमें जम्मू कश्मीर की नदियों पर बने डैम की सफाई तक पर रोक का प्रावधान रख दिया गया, जिससे इन बांधों की क्षमता धीरे धीरे कम होती गई। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। पीएम ने 2014 के बाद देश के 11वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अब तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए देशवासियों को केवल भारत में बने उत्पादों के ही प्रयोग का संकल्प लेना होगा। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों, और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। इससे पहले पीएम ने 5,500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास हुआ वो शहरी विकास, स्वास्थ्य और जलापूर्ति से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 का लोगो लॉन्च किया। गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 राज्य में शहरी विकास क्रांति के बीते 2 दशक का उत्सव है। नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने कुवैत में रह रहे भारतीय प्रवासियों के एक समूह से मुलाकात कर उनको संबोधित किया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रवासियों को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। कुवैत में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा कि कुवैत के साथ हमारे लंबे समय से संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जो संदेश लेकर जा रहे हैं उसको जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। बैजयंत पांडा ने कहा कि पाकिस्तान ने IMF, अमेरिका और खाड़ी देशों से मिलने वाली सहायता राशि का उपयोग विकास की बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया। कुवैत भी आतंकवाद का शिकार हुआ है और कुवैत ने भी एंटी टेररिज्म स्टेप्स लिए हुए हैं। तो इस बैकड्रॉप में हम जो आ रहे हैं और जो मैसेज हम दे रहे हैं कि हम हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के लिए। हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर वो हमला करेंगे तो हम ज़रूर जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका रिसेप्शन बहुत सही ढंग से ये रिसीव किया जा रहा है यहाँ। और जो हम कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को FATF का ग्रे लिस्ट में डाले ताकि उनको जो
आर्थिक सहायता मिल रही है IMF से, कई अन्य देशों से, वो उसका मिसयूज़ ना करें। तो इस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और वहीं सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कुवैत में कहा कि हम वर्षों से आतंकवाद से पीड़ित हैं। उन्होंने पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियां करता है और हमारे निर्दोष लोगों को मारता है। निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हम पाकिस्तान के आतंकवाद को कुचल देंगे। 80 साल से हम आतंकवाद से परेशान हैं। पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधि हमारे सारे अच्छाई करने के बाद भी, उसके साथ हम जब भी समझौता करने जाते हैं, जब भी अच्छा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो आतंकवादी गतिविधि करता है, हमारे हत्थे लोगों को मारता है। आतंकवाद वो कुत्ते की दुम है, कभी सीधा नहीं होगा उसका पूंछ। यदि नहीं होगा आतंकवादी गतिविधि, यदि वो बढ़ाते रहेगा या फिर से यदि वो करेगा, तो अब हमारी परिभाषा बदल गई है और आतंकवादी गतिविधि को करेगा तो नस्तनाबूद कर देंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे, करतारपुर साहब भी लेंगे। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम कभी आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन यदि वो आक्रमण करेंगे या हमारे निरीह लोगों को मारेंगे तो हम उसको समाप्त करके, आतंकवाद को समूल नष्ट करके फिर हम बुद्ध बन जाएंगे। और भाजपा के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत कुवैत मित्रता के 250 वर्ष पूरे होने पर कुवैत में आयोजित प्रदर्शनी रिहाले दोस्ती का भी दौरा किया। और कुवैत के दौरे के बाद भाजपा सांसद बैजेंद्र पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब पहुंच गया है। कुवैत गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे भाजपा सांसद बैजेंद्र पांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद से भारत और कुवैत के बीच सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ साझा सहयोग के लिए समझौते हुए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति रही है। उन्होंने साथ ही मांग की है कि पाकिस्तान को FATF ग्रे सूची में डाला जाए ताकि पाकिस्तान को जो आर्थिक सहायता मिल रही है वो उसका दुरुपयोग ना करे। कुवैत और भारत के तो हज़ारों साल का संबंध है। कुवैत भी आतंकवाद का शिकार हुआ है और कुवैत ने भी एंटी टेररिज्म स्टेप्स लिए हुए हैं। तो इस बैकड्रॉप में हम जो आ रहे हैं और जो मैसेज हम दे रहे हैं कि हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के लिए। हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर वो हमला करेंगे तो हम ज़रूर जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका रिसेप्शन बहुत सही ढंग से ये रिसीव किया जा रहा है यहाँ। और जो हम कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को FATF का ग्रे लिस्ट में डाले ताकि उनको जो आर्थिक सहायता मिल रही है IMF से, कई अन्य देशों से, वो उसका मिसयूज़ ना करें। तो इस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और वहीं इससे पहले भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पेरिस का दौरा किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एक स्वर में बोलने की जरूरत है। आतंकवाद से फ्रांस सहित यूरोप के बाकी देश भी पीड़ित हैं। यहां पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के संदेश को समझा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और किस लिए ये शुरू किया गया, और आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एक स्वर में बोलने की ज़रूरत है। आतंकवाद से फ्रांस भी पीड़ित है, यूरोप के बाकी देश भी पीड़ित हैं। तो इसलिए आज मीडिया से इसकी चर्चा हुई। आज हम लोग जाएंगे नेशनल असेंबली और सेनेट, वहाँ के अपने संसद के मित्रों से, विदेश नीति, विदेश विभाग के जो टीम है उनसे मिलेंगे और बाकी इंडिया कॉकस है उससे मिलेंगे। तो फ्रांस में जो आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश है वो काफ़ी समझा जा रहा है। ट्रेड एंड टॉक कैनॉट गो टुगेदर।
और भारत की सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखने के उद्देश्य से कनिमोझी के नेतृत्व में भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष मार्को लोट्रिक के साथ बैठक की। इस दौरान आतंकवाद को पनाह देने को लेकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। के कनिमोझी ने कहा कि स्लोवेनिया कि ये यात्रा बहुत ही सकारात्मक रही है और यहाँ के विचार निर्माताओं और सांसदों को भारत और आतंकवाद के कारण भारत की समस्याओं के बारे में बहुत गहरी समझ है। हम इस आश्वासन के साथ वापस जा रहे हैं कि स्लोवेनिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। It's been a very positive visit to Slovenia, and the opinion makers and the lawmakers here have a very deep understanding of India and the problems India has been facing with terrorism. And we go back with the reassured promise that Slovenia stands with India in fighting against terrorism, and terrorism which calls itself whatever name, Slovenia stands with India. और वहीं जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर के दौरे पर है और इस बीच भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के सांसदों और अन्य नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को बेनकाब किया। वहीं आतंकवाद के खिलाफ सिंगापुर ने भारत का समर्थन दोहराया। इस बीच संजय कुमार झा ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। We have been giving them troops before also. You must have seen Taj 2008 also. More than 150 people were killed in that militant attack in Taj Hotel in Mumbai. So we waited for 2 weeks. After 2 weeks, the Air Force of Indian Air Force attacked 9 terrorist infrastructure in Pakistan. They attacked in night so that there will be no casualty of any civilian. The attack was with precision. They demolished all those 9 terrorist hubs, not attacked their civilian, not attacked their military base. जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बारे में सिंगापुर के सांसद विक्रम नायर ने कहा कि हमने कई मुद्दों पर चर्चा की है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। For me, I was sitting beside Mr. Bridgelal, so we discussed quite a wide range of things. And I think he's been in public service for a very long time, and he has an interest in security matters. Singapore and India, I mean, our ties go back to, I think, independence, right? I mean, if it wasn't for India's independence, Singapore would not be independent today. That was, what allowed all the colonies, I think, to start on the path. And I mean, in terms of the security side, our penal code and so on actually originated from India. On the defense side, I think, both of us stand up for international law. और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने पेरिस में भारत फ्रांस मैत्री समूह और विदेश मामलों और रक्षा समिति के सीनेटरों के साथ मुलाकात की। सीनेटरों के साथ बैठक के बाद रविशंकर प्रसाद ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े होने के लिए फ्रांस की सराहना की और सीनेट के सदस्यों को धन्यवाद भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत और पूरे लोकतांत्रिक विश्व को पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक स्वर में बोलने की जरूरत है। The Honorable Vice Chair of the Defense Foreign Affairs Committee, along with all her colleagues in the Senate, in this majestic building, has only one word to say. We are together with India in the fight against terrorism. And Pakistan has also suffered, and they totally agreed that France and India, nay, the whole democratic world, need to speak in one voice in the fight against terrorism emanating from Pakistan,
supported by the state of Pakistan. We have heard them, we are very grateful, and we are really touched. Two of our senators came to India in the Foreign Affairs Committee. They were also present here. It was a very emotional moment for us. We convey our great regard and thanks to the members of the Senate who have wholeheartedly supported the cause of India. और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने जॉर्ज टाउन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। भारत और गुयाना के बीच मजबूत राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी पर जोर देते हुए राष्ट्रपति अली ने दोनों देशों के बीच संबंधों को खून का रिश्ता बताया। राष्ट्रपति अली ने आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया और हिंसा के सभी रूपों को खारिज करने के लिए अपने देश की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि भारत और गुयाना के बीच असाधारण संबंध है, ये खून का रिश्ता है। आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत हमारा बहुत करीबी साझेदार रहा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय निवेशक प्रौद्योगिकी और डिजिटल उत्पाद गुयाना के विकास का हिस्सा बनेंगे। Guyana has consistently made it very clear that terrorism and extremism has no place in this world. Terrorism and extremism is against every aspect of human dignity, and we reject it in every shape and form, and we believe that everything must be done to ensure that terrorism and extremism is defeated at every front. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिक अलंकरण समारोह के चरण 2 में उन्होंने भाग लिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया कि नागरिक अलंकरण समारोह चरण 2 में भाग लिया, जहां पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्म पुरस्कार विजेताओं ने हमारे समाज में उल्लेखनीय योगदान दिया। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों की जीवन यात्रा अत्यंत प्रेरक है। और गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार सम्मान पाने वाले विजेताओं के सम्मान में विशेष रात्रि भोज की मेजबानी की और इस दौरान उन्होंने पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत भी की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, जी किशन रेड्डी, नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव, बंदी संजय और सांसद शांभवी चौधरी भी मौजूद रहीं। मंगलवार को उपराष्ट्रपति के एनक्लेव में राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम चरण 7 के उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया। जगदीप धनखड़ ने कहा कि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी मानसिकता को बड़े पैमाने पर बदल दिया है। हम पहले से कहीं अधिक राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने कहा कि शांति तब सुरक्षित होती है जब आप युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। The recent episode, Operation Sindoor, has changed our mindset massively. We are now nationalistic as never before, and this is reflected in participation of all political landscape in delegations that have gone abroad to project our message of peace and our complete intolerance to terrorism. And therefore, having seen recent events, we have no choice. We have no other option but to remain united and grow stronger. For national security, we need indigenous strength. और भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और एक मजबूत घरेलू एरोस्पेस औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA कार्यक्रम निष्पादन मॉडल की मंजूरी दे दी है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA उद्योग जगत के साथ साझेदारी के जरिए कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए तैयार है।
वहीं ये स्वदेशी AMCA प्रोटोटाइप विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर होगा। ADA जल्द ही AMCA विकास चरण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी करेगा और इसमें प्रतिस्पर्धा के आधार पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को समान अवसर मिलेगा। बोलीदाता स्वतंत्र रूप से या संयुक्त उद्यम के रूप में या संघ के रूप में बोली लगा सकते हैं, लेकिन इकाई या बोलीदाता देश के कानूनों और नियमों का अनुपालन करने वाली भारतीय कंपनी होनी चाहिए। और वहीं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने 27 मई 2025 को दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया और इस सुविधा का उद्घाटन रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने रणनीतिक और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा इस्तेमाल किए गए स्वदेशी हथियारों की एक प्रदर्शनी जम्मू में आयोजित की गई। प्रदर्शनी में स्वचालित ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम, एंटी मटेरियल राइफल विध्वंसक जैसे मारक हथियारों का प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया गया, जिससे दुश्मन सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। स्वचालित ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम की मदद से सीमा सुरक्षा बल के जवानों को दुश्मन की चौकियों, ठिकानों और उनके बुलेट प्रूफ वाहनों को प्रभावी रूप से नष्ट करने में सफलता मिली। ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम की रेंज 1700 से 2100 मीटर है और इससे दागे गए ग्रेनेड का मारक क्षेत्र 10 मीटर है। इसकी मारक क्षमता बहुत प्रभावी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के टावरों और बंकरों को नष्ट करने में एंटी मटेरियल राइफल विध्वंसक बेहद कारगर साबित हुआ है और इसकी रेंज 1300 मीटर और 1800 मीटर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जिस पराक्रम और शौर्य के साथ पाकिस्तान और उसके आतंकी मंसूबे को ध्वस्त किया, उसका लोहा अब दुनिया मान रही है। इतना ही नहीं, भारत ने स्वदेशी हथियारों के दम पर रक्षा क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता भी साबित की। गन मशीन में 7.62 में मीडियम मशीन गन है। ये एक क्रू वेपन है। इसमें 3 जवान मिलकर इसके ऊपर फायर डाला जाता है। इसको ये क्या है, पाकिस्तान से काउंटर पार्ट में जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन आउटपोस्ट है उनकी पाकिस्तान की, उनके ऊपर फायर डाल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनको बर्बाद किया हमने। उनके जितने भी ड्रोन के हमले जो अपनी तरफ आ रहे थे उनको भी हमने मार गिराया और उनको इतना मजबूर किया, उनको अपनी पोस्ट छोड़ के भागना पड़ा उनको। लास्ट में मजबूर होकर पाकिस्तान रेंजरों को जो भी उनकी आगे लगाया हुआ था। इसका एक फायर का रफ्तार इतना है कि 650 से लेकर 1000 राउंड पर मिनट पर ये निकलता है फायर। तो ये बहती हुई पानी को भी रोकने की क्षमता रखता है सर। 12.7 mm एंटी क्राफ्ट गन, ये एक ऑटोमेटिक वेपन है। इस पे ये एक बेल्ट लोडेड क्रू वेपन है। इस पे 3 जवान काम करते हैं और इसकी जो कारगर रेंज है वो 2 किलोमीटर है। इससे 2 किलोमीटर तक के, और इसकी जो भेदन क्षमता है, जो दुश्मन के मोर्चा बंद गाड़ियां और जो उनके टैंक्स और जो उनके मोर्चों में, ये सब बर्बाद करने के लिए काफ़ी कारगर रेंज। जो भी उस इलाके से ड्रोन वगैरह निकलते, हमने सर इसका फाइट डाला और जो भी ड्रोन्स अपने इलाके से निकले हमने उनको बर्बाद कर दिया। इस गन का नाम है एंटी मटेरियलिक विध्वंसक राइफल। इसका जो रेंज है 1800 मीटर और 1300 मीटर है। ये दुश्मन के पिल बॉक्स, बंकर और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करता है। जो भी टारगेट हमारे को दिए थे, बंकर, टावर, इन सब को पूर्ण तरीके से बर्बाद किया है। ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम गन है इसका नाम, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी कामयाब वेपन रहा। जब इसका फायर जाता था तो वहाँ से फटती थी, आवाज़ें आती थी, टुकड़े उड़ते थे वहाँ पे, और एक चीख की आवाज़ आती थी, हाँ कुछ हीट हुआ है। इससे जब होता था वहाँ पे इसका रेंज इफेक्टिव फायर किया गया इसका। और वहीं नौसेना नाविका सागर परिक्रमा 2 की विजय दल का स्वागत करने के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैयार है। दल ने नौसेना के नौकायन पोत तारिणी पर सवार होकर दुनिया की परिक्रमा सफलतापूर्वक पूरी की है। नौसेना ने एक बयान में कहा है कि इस दुर्लभ उपलब्धि को पूरा करके लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के बृहस्पतिवार को गोवा के तट पर पहुंचेंगी और इस ऐतिहासिक अवसर पर ध्वज समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोवा के मोरमुगावो बंदरगाह पर करेंगे।
ये परिक्रमा का औपचारिक रूप से समापन का प्रतीक होगा और ये अभियान भारत के समुद्री प्रयासों का प्रतीक है, जो वैश्विक समुद्री गतिविधियों में देश की उत्कृष्टता और नारी शक्ति के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये साहसी दिल और असीम समुद्र के आदर्श वाक्य को भी दर्शाता है। भारत सहित दुनिया भर के देश रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए फरार अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और ये चलन पिछले काफी समय से चला आ रहा है। लेकिन अब इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस नामक एक नई पहल शुरू की है, जिसकी मदद से सदस्य देश भगोड़े अपराधियों की संपत्तियों, बैंक खातों को ट्रैक कर उनसे संबंधित अलर्ट और जानकारी साझा कर सकेंगे। सीबीआई ने इंटरपोल के सहयोग से भारत का पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस पहल 51 देशों और क्षेत्रों के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की है और ये नवंबर 2025 तक चलेगी। सीबीआई ने भारत का पहला सिल्वर नोटिस वीजा धोखाधड़ी के मामले में शौकीन शुभम के खिलाफ प्रकाशित करवाया, जबकि क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर अमित मदन लाल लखनपाल के खिलाफ दूसरा सिल्वर नोटिस प्रकाशित करवाया है। और दिल्ली पुलिस ने एक विशेष अभियान के दौरान देश में अवैध रूप से रह रहे 88 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया है। इन सभी बांग्लादेशी नागरिकों को 10 दिन तक चले वेरिफिकेशन ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया, जो 26 दिसंबर 2024 से शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत अब तक कुल 142 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा जा चुका है। गिरफ्तार नागरिकों में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। ये कार्रवाई खुफिया इनपुट के आधार पर की गई है, जिसमें बांग्लादेश के दिल्ली में रहने की जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई है और उनसे भारतीय पहचान वाले डॉक्यूमेंट पेश करने को कहा गया है, जिसमें वो असमर्थ थे। जांच में इन लोगों के पास बांग्लादेशी पहचान वाले डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है और इसके बाद सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नई दिल्ली के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की मदद से इन सभी के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑपरेशन के दौरान सरोजनी नगर थाना पुलिस ने 6, किशनगढ़ थाना पुलिस ने 4, एसजे एनक्लेव थाना पुलिस ने 7, वीके साउथ थाना पुलिस ने 10, कपाशेरा थाना पुलिस ने 11, सागरपुर थाना पुलिस ने 7, एएटीएस ने 4, दिल्ली कैंट थाना पुलिस ने 7, पालम गांव थाना पुलिस ने 11, वीके नॉर्थ थाना पुलिस ने 21 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दक्षिण पश्चिम जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान जिन 88 लोगों को हिरासत में लिया गया, वे सभी बांग्लादेश के अलग अलग इलाके के निवासी हैं और दिल्ली में बिना किसी वैध दस्तावेज के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। पुलिस द्वारा जांच के दौरान इनके पास से बांग्लादेश के राष्ट्रीय पहचान पत्रों की फोटोकॉपी भी बरामद की गई है। अवैध आप्रवासियों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही है और इसी श्रृंखला में साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी हमने गत वर्ष से लेकर अब तक काफ़ी लोगों को चिन्हित करके बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया है। अभी लास्ट 10 डेज में हमने एक अभियान के तहत 88 लोगों को हमने चिन्हित किया है और उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। इनमें जिन लोगों के पास कुछ के कागज़ मिले हैं उनमें आधार कार्ड मोस्टली मिले हैं और वहाँ के बांग्लादेश के भी इनके पास डॉक्यूमेंट मिले हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे, फ़ोन में या कहीं भी उनको डॉक्यूमेंट वहाँ के मिले, जिससे हमने उनको उस वहाँ से जोड़ा है और उनकी एफआरआर की मदद से डिपोर्टेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मुंबई में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के गीत अनादि में अनंत में को पहला राज्य प्रेरणा गीत पुरस्कार प्रदान किया है और यह पुरस्कार मुख्यमंत्री आवास पर दिया गया। इस मौके पर अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने पुरस्कार स्वीकार किया। उन्हें 2 लाख रुपए का चेक और एक स्मृति चिन्ह भी दिया गया। यह पुरस्कार सांस्कृतिक विभाग द्वारा महान छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान में दिया जाता है। इस अवसर पर सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार, वाणिज्य और प्रोटोकॉल मंत्री जय कुमार रावल, विधायक संजय उपाध्याय, सांस्कृतिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे भी उपस्थित थे। केंद्रीय शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल ने गुजरात शहरी विकास वर्ष
2025 के शुभारंभ समारोह में भाग लिया और इस अवसर पर अपने संबोधन में मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश सभी क्षेत्रों में विकास कर रहा है और इसी का परिणाम है कि आज हम मेट्रो रेल परिचालन के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। मेट्रो का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। हमने 1000 किलोमीटर से ज्यादा और सब शहरों में इस मेट्रो का परिचालन ये शुरू करवाया है। दुनिया में तीसरे नंबर पर हम हैं। पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर यूएसए और तीसरा अगर नंबर आता है तो भारतवर्ष का आता है। लगभग 950 किलोमीटर मेट्रो लाइनें और पाइपलाइन में हैं और आने वाले 2 या 3 वर्षों में हम अमेरिका को भी पछाड़ करके दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे। मेट्रो के साथ साथ ई मोबिलिटी, ई बस सेवा, ई वाहन और वो भी विशेष तौर पर आज जब प्रदूषण से शहर भर रहे हैं तो प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ई मोबिलिटी का अपने आप में एक स्थान बना है। ये काम भी बहुत जोरों पर चल रहा है। और उधर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 1200 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ और ये विवाह सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हुआ है, जिसमें सीएम ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा संबल है। इस योजना में प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार चाहती है कि हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन हो। याद रखना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए हर व्यक्ति के बारे में सोचना होगा। वहीं एक गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना होगा और इस उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, इसीलिए हर गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी इस प्रगतिशील सोच का एक प्रतीक है। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनानी है तो ताकत बनाने के लिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में हमें सोचना होगा। एक गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना होगा। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, हर गरीब के लिए उनको मिलने वाली सुविधा का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी उसी प्रगतिशील सोच का एक प्रतीक है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती विवाद के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 31 मई तक नई शिक्षक भर्ती अधिसूचना जारी करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत होगी। नए भर्ती अभियान में उन शिक्षकों के लिए आयु में छूट दी जाएगी जो पहले नौकरी से हटाए गए थे, ताकि वे फिर से आवेदन कर सके। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से काम पर लौटने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि उनकी नौकरी और वेतन सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि पुनर्विचार याचिका और अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया दोनों एक साथ चलेंगी। वहीं पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित है। सीबीआई जांच में सामने आया है कि इस घोटाले में रिश्वतखोरी, फर्जी नियुक्तियां और प्रक्रिया में धांधली शामिल थी, जिसमें कुछ उम्मीदवारों ने बिना परीक्षा दिए नौकरी हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को व्यवस्थित धोखाधड़ी करार देते हुए 25,753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने उन शिक्षकों को राहत दी जो घोटाले में शामिल नहीं थे। उन्हें नई भर्ती प्रक्रिया तक पढ़ाने की अनुमति दी और इस मामले ने ममता बनर्जी सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती ने देश में विदेशी निवेश आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था ने साल 2024 से 25 में अब तक का रिकॉर्ड एफडीआई निवेश हासिल किया है। वहीं भारत में वित्त वर्ष 2024 से 25 में कुल एफडीआई निवेश 81 अरब डॉलर को पार कर गया है।
बीते साल यानी 2023 से 24 के मुकाबले एफडीआई निवेश में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा निवेश सर्विस सेक्टर में देखा गया है, जिसमें कुल निवेश की 19% हिस्सेदारी रही और इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 16% और ट्रेडिंग में 8% का सबसे ज्यादा एफडीआई निवेश दर्ज किया गया। सर्विस सेक्टर में आने वाला एफडीआई बीते साल के मुकाबले 41% ज्यादा रहा। मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत धीरे धीरे ही सही एफडीआई निवेश आकर्षित करने में कामयाब रहा है। साल 2024 से 25 में मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई 18% बढ़कर 19 अरब डॉलर को पार कर गया। सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर, मॉरिशस और संयुक्त राज्य अमेरिका से आया। बीते 11 सालों में यानी 2014 से 2025 तक की अवधि में कुल एफडीआई निवेश करीब 750 अरब डॉलर रहा, जो इससे पहले के 11 सालों की तुलना में 143% ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर बीते 25 सालों के एफडीआई निवेश के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो कुल एफडीआई निवेश करीब 1072 अरब डॉलर रहा और इसका 70% बीते 11 सालों में ही आया है। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने लंबे अरसे बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने पहली बार लगातार दूसरी तिमाही में मुनाफा हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। दूरसंचार ऑपरेटर बीएसएनएल ने जनवरी से मार्च 2025 तिमाही के दौरान 280 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है और इससे पहले अक्टूबर से दिसंबर 2024 तिमाही में कंपनी ने 262 करोड़ रुपए के मुनाफे की जानकारी दी थी। यानी सिर्फ 6 महीनों में बीएसएनएल ने कुल 542 करोड़ की कमाई कर ली है और ये प्रदर्शन खास इसलिए भी है क्योंकि 2024 की जनवरी से मार्च तिमाही में दूरसंचार ऑपरेटर ने 849 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। बीएसएनएल ने आज 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अपने ऑडिटेड परिणामों की घोषणा की। इसे बोर्ड की 243वीं बैठक में अनुमोदित दिया गया और बीएसएनएल की ये ऐतिहासिक उपलब्धि सरकारी क्षेत्र की बढ़ती ताकत, रणनीतिक बदलाव और डिजिटल इंडिया विजन का शानदार उदाहरण है। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, अपने मुनाफे के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2025 की जनवरी से मार्च तिमाही में 280 करोड़ रुपए का मजबूत शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 261 करोड़ रुपए के बाद लगातार 2 तिमाहियों में मुनाफा कमाने का रिकॉर्ड है। बीएसएनएल का लगातार सुधार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रित और सुधार संचालित नेतृत्व को दर्शाता है। आयकर दाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024 से 25 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। आयकर रिटर्न फॉर्म की अधिसूचना जारी करने में देरी के बाद यह निर्णय लिया गया है। सीबीडीटी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सीबीडीटी के अनुसार यह विस्तार आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संसाधनों के कारण अधिक समय प्रदान करेगा और ये सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने पुडुचेरी में 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की 25 दिवसीय उल्टी गिनती का शुभारंभ किया। गांधी थीडल में आयोजित कार्यक्रम में 6000 से अधिक योग साधकों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। कार्यक्रम में उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे और इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग को केंद्र में रखते हुए प्रताप राव जाधव ने योग को समग्र स्वास्थ्य का आधार बताया। कार्यक्रम में योग संगम पोर्टल की प्रगति और आगामी योग गतिविधियों की भी रूपरेखा साझा की गई। गुजरात के भरूच में भारी बारिश के चलते जलभराव हो गया है और इससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
आईएमडी के अनुसार जून से सितंबर तक देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि 2025 में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। मध्य और दक्षिण भारत में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। Southwest monsoon is normal over most of the places, normal over central India and southern peninsula. It is roughly about more than 106%. Normal over northwest India, 92 to 100% of long period average, and below normal over northeast India. Below normal over northeast India, that is less than 94% of long period average. और वहीं उन्होंने कहा कि जून 2025 में देश के अधिकांश भागों में सामान्य से कम मासिक अधिकतम तापमान रहने की संभावना है, सिवाय उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों के, जहां सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। मध्य भारत और उससे सटे दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ भागों को छोड़कर देश के अधिकांश भागों में सामान्य से अधिक मासिक न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है, जहां सामान्य से कम न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। June 2025, normal to below normal rainfall for the country as a whole during June is most likely to be above normal. That is 108% of the long period average. और वहीं भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से ज्यादा सक्रिय रहेगा और दीर्घकालिक औसत का 106% बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार जून से सितंबर तक देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है और इस पूर्वानुमान के पीछे का विज्ञान और इसका खेतीबाड़ी और अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, ये जानने के लिए डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने बात की है भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा से। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है DGIMD और पता करते हैं कि किस तरीके से जो पूरा मॉनसून है वो पूरे देश में आ रहा है। जानना चाहते हैं कि क्या इस बार अबव एवरेज होगा, एवरेज होगा, बिलो एवरेज होगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार का मॉनसून? मानसून इस बार हम सभी के लिए खुश खबर है कि जैसे हम पहले चरण में बोले थे कि एबो नॉर्मल रेनफॉल रहेगा, दूसरे चरण में आज जो जारी किए हैं इसमें हम रिटरेट किए हैं कि पूरी कंट्री के लिए इस बार एबो नॉर्मल रेनफॉल होगा, यानी मात्रात्मक रूप से मैं बोलूं 106% लॉन्ग पीरियड एवरेज की होने का संभावना है। मॉडल एरर इसका +4% होता है, यानी 102% से शुरू करके 110% तक बारिश होने का संभावना है। मैं तो से कहूंगा कि बहुत ज्यादा बारिश होनी, क्योंकि हमें याद है पिछले 2-3 बार से अब 94, 95 पे चल रहे थे, इस बार 105, 106 लेके चल रहे हैं। जी, ये जो ज्यादा बारिश होगा ये जरूर हमारे किसान भाइयों बहनों को मददगार होगा। इसके साथ जो और वाटर बॉडीज है वो फिल करने के लिए संभावना रहेगा और डैम्स रिजर्वायर्स भी अच्छा होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और सभी क्षेत्र में, क्योंकि मानसून हमारा जीवन है जी। और मानसून में 70 to 90% रेनफॉल मिलता है पूरा कंट्री में। सो जब अच्छा मानसून होता है ये सभी तरीके का सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए मददगार होता है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे मानसून का, अभी इस वक्त बहुत सी जगहों पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। रेड वार्निंग कोस्ट, वेस्ट कोस्ट की तरफ बहुत ज्यादा जगह पे दिया गया है, ऑरेंज वार्निंग भी है। थोड़ा सा डिटेल बता सकते हैं कि क्या क्या आप लोग अभी इस टाइम पे कलर वार्निंग आप लोगों ने इशू किया है? जो जो एरिया में मानसून आगे बढ़ चुके हैं, जैसे कि साउथ इंडिया की बात करें, जैसे कि केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, स्पेशली कोंकण, मध्य महाराष्ट्र एरिया, ये सभी में मानसून अभी एक्टिव कंडीशन में है और एक्टिव कंडीशन जारी रहेगा अगले 2-3 दिन तक। ये सभी में हम ऑरेंज और रेड कलर वार्निंग दिए हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश में भी अच्छा बारिश हो रहा है, वहां भी हम वार्निंग देकर रखे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हेवी रेनफॉल हो रहा है, वहां भी हम वार्निंग देकर रखे हैं। और आने वाले दिन में साउथ ओडिशा, साउथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एरिया में भी मानसून आगे बढ़ने वाला है, वहां भी हम वार्निंग देकर रखे। आसपास के इलाके, खासतौर से जो पूरा वेस्ट कोस्ट है भारत का, वहां पे बहुत सी जगहों पे रेड अलर्ट या फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली वासियों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा मानसून के लिए। कैमरा से मनोज के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।